नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं बंगाल के दंगल से। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा हुआ है। इस दौरान पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। बताया जा रहा है कि वहां पर भीड़ की ओर से पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि बीजेपी नेता सामिक भट्टाचार्य ने इसके पीछे साजिश का आरोप लगाया है। हमारी सहयोगी मोनिदीपा बनर्जी हमारे साथ जुड़ रही है कोलकाता से। मोनिदीपा, क्या जानकारी, क्या मांग थी? ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस को क्यों कार्रवाई करनी पड़ी? जी, ये क्या एग्जैक्टली मांग थी ये ना हम डिटर्मिन नहीं कर पाए, क्योंकि जब लाठीचार्ज हुआ तो एकदम लोग चारों तरफ भाग गए और किसी को पकड़ना मुश्किल था पूछने के लिए कि हुआ क्या। जो हमें पुलिस से थोड़ा पता चला और जो दिखाई देता है वो है कि यहाँ पे बहुत भीड़ मची थी। 24 घंटे से ये सब बीजेपी समर्थक हैं जिनको काफी आक्रोश है, क्योंकि उनके केंद्र में जो कैंडिडेट दिए गए हैं बीजेपी द्वारा वो उनको नापसंद है। क्यों? ज्यादातर जो कारण हमें बताया उन्होंने वो है कि जो कैंडिडेट हैं वो बीजेपी के पुराने लोग नहीं हैं, लेकिन तृणमूल से बस आए हुए लोगों का कैंडिडेचर वहां पे लगाया गया है। ये उन्हें नापसंद है, इसलिए ये प्रतिवाद कल से ही चल रहा है। आज भी सारा दिन चलता रहा। विशाल वहां पे बैरिकेड बनाया गया बीजेपी के ऑफिस के सामने ताकि लोग अंदर ना जा सके। लेकिन इस बीच थोड़ा इनफैक्ट क्राउड हल्का भी हो गया था कि अचानक कोई नेता आ पहुंचे। ये नेता कौन थे ये साफ नहीं है, पर उनके पास एक सीआरपीएफ था, इसलिए हमको अंदाजा हो रहा है कि वो नेता थे बीजेपी के। वो जब निकले ऑफिस से उसी समय किसी ने जाके उनके सामने एक चप्पल दिखाया, वो आपको शायद दिख रहा है वीडियो में। चप्पल दिखाया और उसके बाद जब पुलिस उनको जल्दी जल्दी अंदर वापस ले जाने लगे तब एक पथराव हुआ। उस समय पत्थर हमको बाद में सुनाई पड़ा, कोई पुलिसमैन को जाके लगा और इस कारण इमीडिएटली पुलिस ने एक लाठीचार्ज किया। माइल्ड का लाठीचार्ज है, लेकिन लाठीचार्ज था और वहाँ पे जो पूरा भीड़ बना था बीजेपी के इलेक्शन ऑफिस हेस्टिंग्स में, वहाँ से भीड़ एकदम तितर बितर होके भागने लगी। बस उसके बाद अब तक भीड़ वापस नहीं आई है, लेकिन ये जो घटना घटी जरूर ये होना ही था शायद, क्योंकि कल से वहाँ पे बहुत ही टेंशन बढ़ रहा था बीजेपी। जो घटना हुई है वो घटित होनी ही थी। मोनिदीपा हमारी सहयोगी कोलकाता से जानकारी दे रही। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी दफ्तर के बाहर जो प्रदर्शन हुआ उस पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। और बंगाल में कोलकाता की बात करें तो बीजेपी और तृणमूल की लड़ाई अब कोलकाता के मशहूर कॉफी हाउस तक भी पहुंच गई है। आज शाम तकरीबन 4:30 बजे भगवा टी शर्ट पहने बीजेपी के समर्थक कॉलेज स्ट्रीट पर बने कॉफी हाउस की पहली मंजिल पर पहुंच गए। उन्होंने सीढ़ियों की दीवारों पर लगे पोस्टर फाड़ डाले जिन पर बीजेपी को वोट न देने की अपील की गई थी। और बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पिछड़ी जातियों को अपने साथ लाने के लिए एक बड़ा दांव चला है। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज ऐलान किया कि ऐसी जातियां जो ओबीसी आरक्षण से बाहर हैं उन्हें आरक्षण देने के लिए बीजेपी सत्ता में आने के बाद आयोग बनाएगी। उन्होंने कहा कि इन जातियों में महिषिया और तेली जैसी जातियां शामिल हैं जो ओबीसी आरक्षण के दायरे से बाहर रखी गई हैं। अपने वोट के बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति में ममता जी ने हमारे हिंदू धर्म के अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां जैसे महिष्य, जैसे तीली आदि का आरक्षण का अधिकार से उनको वंचित रखा कि नहीं रखा। अब हमारी सरकार आएगी, आयोग बैठाएंगे और आयोग बैठा करके मंडल कमीशन में जो जातियां लिखी हैं उनको सम्मान दे करके इन लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां पहले चरण की वोटिंग के लिए केवल 11 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने आज बांकुरा में अलग अलग इलाकों में रैलियां की। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी चाहे उन्हें कितनी ही धमकियां देती रहे, अगर उसे ये लगता है कि मैं एक पैर पर नहीं लड़ सकती तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी
कि बीजेपी जितना भी खतरा मेरे को कर सकता है करने दो, हम उसको कोई केयर नहीं करती हूँ, लेकिन एक बार जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। যে আমার একটা পা ভেঙে দিয়ে আমি এক পায়ে খেলতে পারবো না, জানেন তো নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। আমি এমন খেলা খেলবো এক পায়ে, বুঝতে পারবেন আমার মা বোনদের দুটো পা তাদের সাপোর্টে আমি খেলবো, আমার ছাত্র যৌবনের দুটো পা তাদের সাপোর্টে আমি খেলবো, আমার কৃষক শ্রমিকের দুটো পা তাদের সাপোর্টে আমি খেলবো। আর খেলাও হবে, জেতাও হবে। बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां सोमवार को लोकसभा में दिल्ली में शासन संबंधी जो संशोधन बिल पेश किया गया है उस पर आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को संसद में प्रदर्शन किया। तो अब बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के सभी आला नेता और केजरीवाल सरकार के सभी मंत्री विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के सांसदों का संसद में गांधी जी की प्रतिमा के सामने ये विरोध प्रदर्शन केंद्र की बीजेपी सरकार के उस बिल के खिलाफ है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन के लिए लाया गया है। ये बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा के काम से बौखलाए हुए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के काम से बौखलाए हुए हैं। ये सारे काम को दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए एलजी को इन्होंने सरकार बनाया। केजरीवाल मॉडल की चर्चा आज पूरे दुनिया में हो रही है। गुजरात में भी हमें इतनी बड़ी सफलता मिली, तो इस सब से बौखला कर अभी पूरे दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने की सरकार की योजना है। तो मुझे लगता है कि इन सारी योजनाओं से बौखला कर इन्होंने दिल्ली सरकार को खत्म करने की एक योजना बना ली। केंद्र सरकार के जिस संशोधन बिल पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार आग बबूला हो रही हैं, उसमें 4 संशोधनों का प्रस्ताव है। इनमें कहा गया है कि दिल्ली की विधानसभा जो भी कानून बनाएगी उसमें सरकार का मतलब उपराज्यपाल माना जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में संवैधानिक पीठ के फैसले में चुनी हुई सरकार को सरकार बताया था। अगर विधानसभा में किसी ऐसे विषय पर बिल पास हो गया जो उसके दायरे से बाहर हो तो एलजी उसको अपने पास ही रोक सकते हैं, जबकि अभी सब बिल पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाते हैं। विधानसभा ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगी जिससे वो या उसकी समितियां दिल्ली के रोजमर्रा के प्रशासनिक फैसलों की जांच कर सकें। ऐसा कोई भी नियम इस बिल के पास होते ही रद्द हो जाएगा। सरकार, मंत्रिमंडल या मंत्री कोई कार्यकारी फैसला करेंगे तो उसमें उपराज्यपाल की राय लेनी होगी, जबकि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और जमीन के विषयों को छोड़कर चुनी हुई सरकार को उपराज्यपाल की राय या अनुमति की जरूरत नहीं होगी, केवल फैसलों की जानकारी देनी होगी। हालांकि संशोधन बिल में ये नहीं लिखा हुआ कि चुनी हुई सरकार को उपराज्यपाल की राय मानना अनिवार्य होगा, लेकिन केजरीवाल सरकार के मुताबिक इससे चुनी हुई सरकार फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं रह जाएगी और फैसलों में पहले की ही तरह देरी होगी। ये ओपिनियन लेने को कह रहे हैं कि आपको फैसलों में उपराज्यपाल की ओपिनियन लेनी होगी, लेकिन ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होगी, ये उसमें कहीं लिखा नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन हर एक फाइल पहले एलजी के पास जाएगी तो सही। हाँ। और एलजी लेके बैठे हैं अपने 6 महीने, जैसे पहले सीसीटीवी की फाइल थी 6 महीने लेके बैठे रहे, फिर जाके धरना करना पड़ा, भाई फाइल लेके क्यों बैठे हो इतने दिन, मोहल्ला क्लिनिक की फाइल के लिए लड़ना पड़ा, जाके कोर्ट में जाना पड़ा कई चीज़ों पे। तो कुल मिला के हम कोई भी फैसला लें, स्वतंत्र नहीं है हम फैसला लेने के बिना एलजी की मंजूरी के। आम आदमी पार्टी की सरकार विधानसभा की समितियों के जरिए भी बहुत से मुद्दे उठाती रही, लेकिन प्रस्तावित संशोधन के बाद इस पर भी पाबंदी लग सकती है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते एलजी को अधिकार होते हैं कि वो दिल्ली को गवर्न करे। मैं ये समझता हूं कि गवर्नर को दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में यदि ज्यादा कार्यकारी शक्तियां प्रदान की जाती हैं तो उससे दिल्ली का भला ही होगा। अब बुधवार को खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पूरी आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। संशोधन बिल पास होने पर चुनी हुई सरकार के अधिकार निश्चित तौर पर कम होंगे। साथ ही जब अलग अलग फैसलों पर उपराज्यपाल की
राय लेनी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि उपराज्यपाल को फैसलों की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना होगा, जिससे फैसले लेने में देरी भी हो सकती है, फैसलों पर खींचतान भी हो सकती है और पहले की तरह हमें टकराव भी देखने को मिल सकता है। दिल्ली से राजीव रंजन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, फिर भी मुंबई के बाजारों में कम होने का नाम नहीं ले रही है भीड़। महाराष्ट्र देश में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। देश भर में अभी तक कोरोना के जितने मामले हैं सक्रिय, उनमें से करीब 60% मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं और नई लहर के दौरान पिछले 24 घंटों में देश की 40% मौतें भी महाराष्ट्र से ही रिपोर्ट हुई हैं। मुंबई में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ी है, लेकिन बाजारों में बेखौफ और लापरवाह भीड़ पर कोई लगाम नहीं है। राज्य सरकार लॉकडाउन लगाने के पक्ष में तो नहीं, लेकिन 31 मार्च तक कुछ सख्त पाबंदियों का ऐलान जरूर किया गया है। देश में कोविड के 59% मामले महाराष्ट्र से हैं, लेकिन कोरोना से बेखौफ यहाँ के बाजार भीड़ से पटे पड़े हैं। मुंबई का ये सबसे व्यस्त बाजार इसे कह सकते हैं, ये है दादर मार्केट। सबसे बड़ी फूल मंडी है, सब्जी, फल, फूल, कपड़े की थोक बाजारी यहाँ पर होती है। यहाँ पर स्टेशन भी है और बड़ी संख्या में जो भीड़ निकलती है यहाँ से खरीदारी करते हुए जाती है, तो हमेशा दादर मार्केट में भीड़ नजर आती है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग यहाँ पर दिख जाएंगे जिनके मुंह पर मास्क नहीं है या फिर मुंह से नीचे है। कैमरा देखकर मास्क ऊपर? नहीं, कैमरा देख के मास्क ऊपर। ये अब देखिए एक और शख्स जो कैमरा देखकर मास्क ऊपर कर रहे हैं। सरकार लगातार चेतावनी दे रही है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल लोगों ने फॉलो नहीं किया तो वापस से लॉकडाउन लग सकता है। तो आप लोगों की रोजी रोटी पर बात आएगी ना? हाँ, तो आप लोग क्या सावधानी बरत रहे हैं? लोग ये सोच रहे लॉकडाउन ना लगे। मास्क पहन के भी धंधा लगाए तो ये खाली गवर्नमेंट को पैसा निकालने का तरीका चालू किया है। गवर्नमेंट ने एक दिन में 2 या 3 पावती बनाया है। सिर्फ इन लोग को कैसे गरीब लोग को सताने का वक्त है, बस इतना ही चल रहा है। देश में कोरोना के कुल 2,19,262 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में इनकी संख्या 1,30,547 है, यानी देश में कोरोना के 59% एक्टिव मामले महाराष्ट्र से हैं। 24 घंटों में देश में 26,291 नए मामले रिपोर्ट हुए और 118 की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 15,051 नए मरीज मिले हैं और 48 की मौत हुई है, यानी 24 घंटे में कुल 57% मामले महाराष्ट्र से आए और 40% मौतें भी इसी राज्य से रिपोर्ट हुई। बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 31 मार्च तक के लिए कई पाबंदियों का ऐलान किया है। सभी सिनेमा हॉल आधी सीट खाली रखेंगे। सभी दफ्तरों में भी 50% स्टाफ से काम होगा। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए लोगों के जमा होने को मंजूरी नहीं दी जाएगी। शादियों में सिर्फ 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। कायदे कानून तोड़ने पर इन प्रतिष्ठानों को तब तक के लिए बंद कर दिया जाएगा जब तक कोविड-19 महामारी को लेकर केंद्र सरकार की अधिसूचना लागू है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि लॉकडाउन के बजाय कड़ी प्रतिबंध लगाए गए हैं। मुंबई महानगर पालिका ने मास्क नहीं पहनने के कारण 20 लाख लोगों पर फाइन लगाया है। 42 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। इसका मतलब यह है कि जो प्रतिबंध हमने लगाए हैं उसे कड़ाई से हम लागू कर रहे हैं। जहां पर भी बेवजह भीड़ हो रही है उसे टाला जाना चाहिए। इसे लेकर महानगर पालिका को आदेश दिए हैं। महानगर पालिकेला अशा पद्धतीच्या फार सख्त सूचना है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बढ़ते मामलों को लेकर महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि सरकार के अधिकारी एक्टिव केस को ट्रैक करने, टेस्टिंग और आइसोलेशन आदि पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे। केंद्र का दबाव और शहर में दिख रही ऐसी लापरवाह भीड़ राज्य सरकार के लिए चिंता की बात है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए।